हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपने एक नए वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कि वृषण यानी टेस्टिस के बारे में जानेंगे कि उसमें टेस्टिस में शुक्राणु का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि द्वितीय जनन अंग यानी गौण जनन अंग के बारे में जाना था। तो आज हम लोग प्राथमिक जनन अंग जिसे टेस्टिस के रूप में हम लोग जानते हैं यानी वृषण के रूप में, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें टेस्टिस की, तो ये संख्या में 2 होता है। टेस्टिस संख्या में 2 होता है। इसका आकार जो है अंडाकार आकार का होता है। इसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। बात करें टेस्टिस की, तो जन्म से पहले टेस्टिस जो है उदर गुहा में पाया जाता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में जन्म से पहले टेस्टिस पाया जाता है। और जन्म के तुरंत पहले उदर गुहा से वृषण कोष में लाया जाता है इस कैनाल के थ्रू। तो यह है इनगोइनल कैनाल के थ्रू जन्म से पहले वृषण को उदर गुहा से वृषण कोष में लाया जाता है। वृषण अगर वृषण कोष में ना आए, अगर नहीं आता है, तो ये एक डिजीज है। तो इसको हम लोग क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। वृषण अगर वृषण कोष में नहीं आता है तो इसको हम लोग क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं, और इसको शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के माध्यम से सही किया जाता है, जिसको हम लोग आर्कियोपैक्सी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, और चलिए हम लोग अब टेस्टिस को कट करके देखते हैं कि टेस्टिस में कितने लेयर होते हैं, उसका स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये टेस्टिस को जैसे हम कट करेंगे तो इसमें 3 लेयर आपको दिखेगी। सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो ट्यूनिका वेसिकुलेसा, अंदर की लेयर को ट्यूनिका वेसिकुलेसा बोला जाता है। बीच वाली लेयर को ट्यूनिका एल्बिजिनिया बोला जाता है, और सबसे बाहर की लेयर को ट्यूनिका वेजिनेलिस बोला जाता है। तो इसलिए देखते हैं कि अब इसको और अंदर से कट करते हैं। तो जैसे ही हम अंदर से कट करेंगे तो आपको दिखेगा कि वृषण पालिका, जो कि लगभग 250 पाया जाता है एक टेस्टिस में। एक टेस्टिस में 250 वृषण पालिका पाया जाता है। और ये जो टेस्टिस को आप इस कलर से देख रहे हैं, टेस्टिस को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसको हम लोग मीडियास्टिनल टेस्टिस कहते हैं। मीडियास्टिनल टेस्टिस के द्वारा टेस्टिस को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक वृषण पालिका में 1 से 3 वृषण शुक्राणुजनक नलिका पाई जाती है। 1 से 3 शुक्राणुजनक नलिका पाई जाती है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो बात है, जैसे ही हम लोग टेस्टिस को कट करेंगे तो इसमें हम लोग पाएंगे कि इसमें 200 से 250 वृषण पालिका पाई जाती है। और एक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्राणुजनक नलिका पाई जाती है। 1 से 3 शुक्राणुजनक नलिका पाई जाती है। और ये जो शुक्राणुजनक नलिका है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम लोग रेटे टेस्टिस कहते हैं। धागा नुमा जो बहुत सारा निकला हुआ है, इसको हम लोग रेटे टेस्टिस कहते हैं। और एक शुक्राणुजनक नलिका को ट्यूबुलर एक्टाई बोला जाता है। और यहाँ पर जो बहुत सारा रेटे टेस्टिस मिलकर एक सिंगल ओपनिंग बनाती है, उसको वासा एफरेंसिया कहते हैं। और वासा एफरेंसिया जो आगे चल के ये अति कुंडलित संरचना बना रही है, इसको हम लोग इपीडिडाइमिस कहते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इपीडिडाइमिस क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इपीडिडाइमिस का भी 3 पार्ट्स होता है। तो पहला जो हेड वाला रीजन है, इसको हम लोग कैप्यूट इपीडिडाइमिस बोलते हैं। बीच वाले रीजन को कॉर्पस इपीडिडाइमिस बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाले रीजन को काउडा इपीडिडाइमिस बोलते हैं। काउडा मीन्स पूंछ होता है। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे एक वृषण शुक्राणुजनक नलिका को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं ड्रॉ करके। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एक वृषण पालिका है। एक वृषण पालिका को हमने उठाया यहाँ पे और इसको जूम किया। जैसे जूम किया तो इसमें आपको 3 शुक्राणुजनक नलिका दिखाई देगी। 3 शुक्राणुजनक नलिका जैसे आपको दिखाई दे रही है। तो हम लोग अगर बाहर से देखते हैं तो ये गोल स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा।
जैसे हम लोग बाहर से देखेंगे तो इस तरह को हमको दिखाई देगा। और ये जो छोटा छोटा ये जो शुक्राणुजनक नलिका है, यहाँ पे एक ओपनिंग होगा, तो ये ओपनिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। शुक्राणु जो बनता है, जो पहला सेल्स होता है जो शुक्राणु बनाने के लिए जो कैपेबल होता है, वो मेल जर्म सेल होता है। पहला मेल जर्म सेल होता है, और इसी में शुक्राणु जनक नलिका में ही सर्टोली सेल पाया जाता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो नर जर्म कोशिका है, इससे जैसे स्पर्म बनेगा तो उसको नरिशमेंट के लिए सर्टोली सेल में लग जाएगा, और वहाँ से इसको नरिशमेंट मिलेगा। और ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, इसको हम लोग अंतराली क्षेत्र बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में अंतराली कोशिका यानी इंटरस्टिशियल सेल, या इसको लीडिंग सेल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अंतराली कोशिका पाई जाती है अंतराली क्षेत्र में। इसलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने एक पालिका हो गया, एक वृषण पालिका को हम लोग ने ड्रॉ किया है। एक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्राणुजनक नलिका पाई जाती है, और इस शुक्राणुजनक नलिका में मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल दोनों पाए जाते हैं। और शुक्राणुजनक नलिका के बाहर ये जो खाली स्थान है, उसमें अंतराली, उसको अंतराली क्षेत्र बोलते हैं, उसमें अंतराली कोशिका यानी लीडिंग सेल या सर्टोली सेल, लीडिंग सेल पाई जाती है। सॉरी, सर्टोली सेल नहीं पाई जाती है, लीडिंग सेल पाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि, तो हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच रिलीज होता है और वो अग्र पीयूष ग्रंथि यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, और वहाँ से एक एफएसएच और एक एलएच 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन, एफएसएच हार्मोन जो है, नर जर्म कोशिका पे एक्ट करता है और इसको विभाजन के लिए प्रेरित करता है। और एफएसएच हार्मोन ही सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, और यहाँ से ग्रोथ फैक्टर और इनहिबिन रिलीज करता है, जो कि आगे हम आपको समझाएंगे कि इनहिबिन का फंक्शन क्या है। और एलएच हार्मोन जो है, एलएच हार्मोन अंतराली सेल पर एक्ट करता है, और यहाँ से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नामक हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल के कैरेक्टराइजेशन को बताता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है मेल में, तो मसल बिल्डिंग हो जाता है उसमें, यानी शरीर का चौड़ा होना या फिर दाढ़ी मूंछ का निकलना। तो ये सब द्वितीय कैरेक्टर है जो मेल में दिखता है। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे कि शुक्राणुजनन आखिर होता कैसे है। तो यहाँ से जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल जैसे ही यहाँ पर इसका डिवीजन होगा, तो यहाँ समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और यहाँ पर शुक्राणुजनक यानी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया प्राथमिक शुक्राणुजनक बनाती है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का पोलैरिटी लेवल 2n होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस करता है, यानी प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन करता है, और वह द्वितीयक शुक्राणुजनक बनाता है। द्वितीयक शुक्राणुजनक का पोलैरिटी लेवल n होता है, और द्वितीयक शुक्राणुजनक सेकेंड मियोसिस करता है, यानी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन करता है, तो शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है। और शुक्राणु प्रसु, यहाँ ये जो आप सेल देख रहे हैं सर्टोली सेल, इससे जाके चिपक जाता है। आपको बता देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये शुक्राणु हुआ, शुक्राणु का फॉर्मेशन हुआ, और ये सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट ले रहा है अभी, और यहाँ से नरिशमेंट लेने के बाद ये वास डिफरेंस में इपिडिडाइमस होते हुए वास डिफरेंस में जाके प्राइमरी स्टोरेज के रूप में संचित हो जाता है। तो एक कन्फ्यूज़न होता है सभी को, कि मैं आपको बता देता हूँ कन्फ्यूज़न क्या होता है।
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमेशा इस 4 चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है। इसको देख रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं? शुक्र जनक से शुक्राणु प्रसू का निर्माण होना। शुक्र जनक से शुक्राणु प्रसू का निर्माण को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मिएशन, अब देख रहे हैं स्पर्मिएशन, सर्टोली सेल से शुक्राणु का अलग होना। यहाँ जो सर्टोली सेल है इससे शुक्राणु जब अलग होता है तो इस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनक से शुक्राणु का बनना। शुक्र जनक से शुक्राणु जब बनता है तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोलियोसिस से शुक्राणु प्रसू से जब शुक्राणु बनता है, उसके शुक्राणु बनने के दौरान जब पूछ जुड़ता है तो उसको स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।